हेलो फ्रेंड्स, डेस्टिनेशन एस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। और डेली की तरह मैं अभिषेक सिसोदिया आपके लिए कुछ करंट अफेयर्स लेकर के आया हूँ जो कि आपके 17th बीपीएससी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो आज 22 जुलाई, आज देखेंगे हम लोग क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको कवर करना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन से। आपको पता ही है कि मैं पहले क्वेश्चन के फॉर्म में चीज़ों को लेकर के आता हूँ, उसके बाद फिर डिटेल डिस्क्रिप्शन करता हूँ। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते रिसेंटली सीन इन न्यूज इज रिलेटेड टू विच ऑर्गेनाइज। क्वेश्चन क्या है आपका? ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते का संबंध किस संगठन से है? ऑप्शन है आपके ए, क्या ये डीआरडीओ का है, या फिर बी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का है, या फिर सी इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का है, या फिर डी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का है। क्या लगता है आपको? देखो, जो सही आंसर हो जाएगा ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते जो है वो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का है। ओके, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का है। देखते हैं क्या है इसका। द रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स रेस्क्यूड, लगभग रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जो है ना वो एटलीस्ट पिछले 7 सालों में समझ लो कि 84,000 चिल्ड्रंस को जो भी इंडियन रेलवेज में एट रिस्क पे थे उनको रेस्क्यू किया गया है। ठीक है, मतलब कि ये समझ लो कि जो चाइल्ड से जो भी प्रॉब्लम रिलेटेड है रेलवे से रिलेटेड, ठीक है, बहुत ट्रैफिकिंग होता है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग होता है, या फिर चाइल्ड लेबर जैसा चीज़ हो गया। तो जो भी इन चीज़ में कहीं ना कहीं फंसे थे रेलवेज में, तो उनको लगभग 84,119 बच्चों को रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने पिछले कितने सालों में, 7 सालों में उनसे बाहर निकाला है। कौन से ऑपरेशन के तहत? ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते। ठीक है, तो याद रखना ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते किससे रिलेटेड है? रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स से। ओके, आरपीएफ आपको पता ही होगा, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स एक्चुअली रेलवे का पुलिस डिपार्टमेंट है जो कि बेसिकली क्या करता है कि अगर रेलवेज में जो भी प्रॉब्लम होता है आपको, तो उसके लिए वही जिम्मेदार होता है, उसको किस तरह से सॉल्व किया जाए। आप लोग देखे होंगे ट्रेन में इस तरह से पुलिस घूमते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको। रिसेंटली द सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, अभी हाल ही में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी ने एक लॉन्च किया है। मतलब क्या लॉन्च किया है? मलेरिया का वैक्सीन लॉन्च किया है। ठीक है, जिसका नाम क्या है ये भी क्वेश्चन में आ सकता है आपका, जिसका नाम है R21 मैट्रिक्स एम। R21 मैट्रिक्स एम। ठीक है, तो आपको बताना है कि ये कौन से देश में लॉन्च किया गया है। ठीक है, आपके ऑप्शन है ए माली, बी क्या ये आइवरी कोस्ट में लॉन्च किया गया है, सी घाना, या डी नाइजीरिया। देखो, जो सही आंसर उसका हो जाएगा आइवरी डी कोस्ट। याद रखना इसका, ये अफ्रीकन कंट्री है। ओके, आइवरी डी कोस्ट, थोड़ा सा जान लेते हैं इस चीज़ को। तो आइवरी कोस्ट इज द फर्स्ट कंट्री, आइवरी कोस्ट पहला कंट्री है जिसने R21 मलेरिया वैक्सीन को डेवलप्ड बाय सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और कौन सा? ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी। तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी ने मलेरिया का जो वैक्सीन बनाया है, नाम क्या है? R21, या फिर आप याद रखो मैट्रिक्स। ठीक है, और देख लो यहाँ पे नाम पूरा मैट्रिक्स एम। ठीक है, तो इस मेडिसिन को जो कि मलेरिया के लिए है वो आइवरी डी कोस्ट ने पहली बार लॉन्च किया गया है। और कुछ डाटा मैं बता दूं आपको कि ऑल ओवर ग्लोबली जो है ना, लगभग 95% जो मलेरिया केसेस है वो अफ्रीका में है, और 94% जो डेथ भी होते हैं वो भी अफ्रीका में ही होता है। तो इस कारण से क्या हो गया कि मलेरिया के लिए एक वैक्सीन लेकर के आना खास करके अफ्रीकन कंट्रीज के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तो वो काम अभी आपका सीरम इंस्टीट्यूट और ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी ने मिलकर कर दिया, मैट्रिक्स एम या फिर R21 नाम के वैक्सीन से। ओके, तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में किसी तरह पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखना है। ठीक है, अब ये क्या करेगा? तो ये तुम्हारा अफ्रीकन कंट्रीज में, मल्टीपल अफ्रीकन कंट्रीज ने को अप्रूवल दे दिया है, लेकिन पहला ये आइवरी डी कोस्ट में इसको लॉन्च किया गया है, और वहाँ पे लगभग ये इम्यूनाइज करेगा लगभग 2.5 लाख चिल्ड्रन को। ठीक है, 2,50,000 चिल्ड्रंस को लगभग ये वहाँ पे इम्यूनाइज करने वाला। ठीक है ना, तो काफ़ी ज़्यादा सही है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यूज़ इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ नीरेस वेब पोर्टल? ठीक है, क्या है नीरेस वेब पोर्टल? ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा, कोई बात नहीं, फुल फॉर्म जब हम करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बट आप पहले यहाँ पे बताओ कि नीरेस आपको क्या लग रहा है। तो क्या होता है ना, यूपीएससी बीपीएससी में कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो कि आपको ना थोड़ा गेस करना पड़ता है कि अच्छा क्या हो सकता है। ठीक है, थोड़ा सा इमेजिन करो। ओके, थोड़ा कोशिश करो। तो नीरेस वेब पोर्टल रिसेंटली लॉन्च इन कहाँ? शिलोंग में लॉन्च हुआ। तो आपको बताना है कि ये कौन से फील्ड से रिलेटेड है। ठीक है, आपके ऑप्शंस है ए टू प्रमोट टूरिज्म इन द नॉर्थ ईस्ट, ओके, बी टू कनेक्ट द फार्मिंग कम्युनिटी एंड बायर्स इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, ओके, सी टू प्रोवाइड एजुकेशनल रिसोर्सेज फॉर स्टूडेंट्स, या डी टू सपोर्ट लोकल आर्ट एंड क्राफ्ट्स। क्या लगता है आपको?
देखो अगर नहीं पता है ना तो थोड़ा बहुत ना कभी ना कुछ अपना टेक्निक भी यूज़ करो, ठीक है। बोलते हैं ना इंजीनियरिंग टेक्निक्स, उसको देखो यहाँ पे एनी दिख रहा है तुमको, तो कहीं ना कहीं नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड हो सकता है ऐसा, मतलब मे बी, ठीक है। एन ई, थोड़ा नॉर्थ ईस्ट का चीज़ आ रहा है, तो आप कम से कम 2 ऑप्शन तक तो आ सकते थे, यहाँ पे भी नॉर्थ ईस्ट है और इसमें भी नॉर्थ ईस्ट है, ठीक है ना। द एक्चुअल आंसर क्या है इसका, देखो एक्चुअल आंसर क्या हो जाएगा, टू कनेक्ट फार्मिंग कम्युनिटी एंड बायर्स, मतलब कि फार्मिंग कम्युनिटी और बायर्स को कनेक्ट करना है कहाँ पे, आपके नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। मैं रिपीट करता हूँ, पूर्वोत्तर क्षेत्रों में, पूर्वोत्तर क्षेत्रों में कृषक समुदाय और खरीदारों को जोड़ने के लिए ये आपका ऐप है या वेब पोर्टल है, ठीक है। क्या नाम है इसका, निरेश वेब पोर्टल, ठीक है। ध्यान रखना है इस चीज़ का, और थोड़ा टेक्निक बताएं उस सबको भी यूज़ करने की कोशिश करना। पढ़ लेते हैं हम लोग थोड़ा इसको, न्यूज़ को अच्छे से। देखो, यूनियन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया, ठीक है, आपको पता होगा ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि अभी सेंट्रल मिनिस्टर हैं, वो एक्चुअली डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट के मिनिस्टर हैं, ठीक है ना। और उन्होंने क्या किया है कि हैज़ लॉन्च द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एग्री कोमोडिटी ई कनेक्ट, ठीक है। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, यहाँ से देख लो, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एग्री कोमोडिटी ई कनेक्ट, ठीक है ना। तो कभी कभी ऐसे का आंसर सही हो जाता है, ठीक है। कोशिश करो फुल फॉर्म में ना, थोड़ा सा अगर ऑप्शंस में दिया हुआ है कुछ अगर सेट हो रहा है उसके फुल फॉर्म में, तो उस तरह से आप आंसर कर सकते हैं, ठीक है। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एग्री कोमोडिटी ई कनेक्ट वेब पोर्टल है, ठीक है। कहाँ पे, शिलोंग में, ओके, लॉन्च किया गया है। किस लिए, टू बेनिफिट, मेघालय शिलोंग याद रखना, टू बेनिफिट नॉर्थ ईस्टर्न फार्मर्स एंड बायर्स। तो नॉर्थ ईस्ट के जो भी आपके किसान हैं और जो भी खरीदार हैं, उन सभी को फायदा मिले, इसके लिए क्या किया गया है, एम निरेश निरेश वेब पोर्टल लॉन्च किया गया, ओके। आगे देख लेते हैं कि नीरज सपोर्ट्स प्रोडक्ट्स लाइक, बहुत सारे मसालों, ठीक है, बहुत सारे फल, वेजिटेबल्स, प्रोवाइडिंग फार्मर्स विद लार्जर मार्केट। तो इससे क्या होगा, उनका मार्केट कहीं ना कहीं ब्रॉड होगा। यही तो मेन प्रॉब्लम है एक्चुअली, क्या है ना कि एग्रीकल्चर में दिक्कत क्या है कि कभी कभी प्रोडक्ट्स खराब हो जाते हैं, सड़ जाते हैं, ठीक है। फार्म प्रोडक्ट्स, उनको क्या होता है, मार्केट तक ले जाते या फिर मार्केट का एक्सेस नहीं मिल पाता। तो अगर हम डायरेक्ट बायर्स और सप्लायर को कनेक्ट कर देंगे या फिर बायर्स और फार्मर्स को कनेक्ट कर देंगे, तो ये प्रॉब्लम कहीं ना कहीं सॉल्व हो सकता है, जिसपे काम किया है आपके ज्योतिरादित्य सिंधिया, ठीक है, मिनिस्टर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न, ठीक है ना। द प्लेटफॉर्म सपोर्ट 7 लैंग्वेज। तो ये जो ऐप बना है, जो पोर्टल बना है, 7 लैंग्वेजेस में इसको हम यूज़ कर सकते हैं। देखो ऐसे भी जरूरी है, क्या होता है कभी कभी रीजनल लैंग्वेज जो होता है ना, उस पर मेनली क्या होता है, खरीदना और बेचना उस पर होता है, ठीक है। तो रीजनल लैंग्वेज होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ओके। इसलिए 7 लैंग्वेजेस में इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है, टू कनेक्ट प्रोड्यूसर्स, बायर्स एंड सर्विस प्रोवाइडर्स ग्लोबली, वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल अराउंड द वर्ल्ड से इस चीज़ को कनेक्ट किया जाएगा कि नॉर्थ ईस्ट के जो भी किसान हैं, उनके जो भी प्रोडक्ट्स हैं, उनको ग्लोबली कैसे सप्लाई किया जाए। तो ये आप ना मेंस में भी इसको पुट ऑन कर सकते हैं, कहीं ना कहीं नॉर्थ ईस्ट का डेवलपमेंट का एंगल पुट करते हुए, ठीक है। बाकी प्री के लिए तो आपके क्वेश्चन है ही, ये इसका फुल फॉर्म क्या है, कौन सा मंत्रालय से रिलेटेड है ना, ओके। मूव करते हैं आगे हम लोग। तो क्वेश्चन है कि रिसेंटली इंडिया एंड रशिया एग्रीड टू इंक्रीज देयर बाईलैटरल ट्रेड, ठीक है। इंडिया और रशिया, अभी आपको वैसे ही पता होगा कि मोदी जी गए थे आपके रशिया, ठीक है, वहाँ पे उनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भी मिला, ऑर्डर ऑफ अपोस्टे, ठीक है, याद रखना इस चीज़ को, ठीक है। ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूस द अपोस्टे, याद रखना, ये रशिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर का नाम है, ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूस अपोस्टे, ठीक है। अब जब रशिया गए थे प्रधानमंत्री मोदी जी, तो इसके अलावा कुछ आपके इकोनॉमी से रिलेटेड भी बात हुआ, तो उसमें ये बात हुआ कि इंडिया और रशिया मिल करके बायलैटरल ट्रेड लगभग $100 बिलियन तक ले जाना चाहता है। हमारा सवाल आपसे ये है कि ये कब तक करने का है, क्या 2025 तक, 2027 तक, या 2028 तक, या 2030 तक, कब तक इंडिया और रशिया अपने बायलैटरल ट्रेड को 100 बिलियन तक ले जाना चाहता है। देखो उसका जो सही आंसर हो जाएगा डेट इज 2030, ठीक है ना। ऐसे भी कोशिश करना ना, इस तरह के अगर क्वेश्चंस आए आपको कभी भी एग्जाम में कि क्या फिगर, तो कोशिश करना राउंड फिगर पे आप जाने की कोशिश करना, ठीक है। 25 हो गया, 30 हो गया, 45 हो गया, ये सब पे आप लोग थोड़ा कोशिश करना कि ज़्यादा आंसर सही होता है। हालांकि कुछ कुछ जगह ऐसा है जहाँ पे आपको ऐसे भी फिगर्स दिख जाएंगे जहाँ पे वो मतलब कि राउंड फिगर नहीं होता, ठीक है ना, तो उस पर भी थोड़ा आप लोग को ध्यान देना है, ठीक है। तो देख लेते हैं थोड़ा इस चीज़ के बारे में हम लोग। तो इंडिया एंड रशिया एग्री टू इंक्रीज बायलैटरल ट्रेड टू $100 बिलियन,
तो $100 बिलियन तक बायलैटरल ट्रेड को ले जाना है इंडिया और रशिया को बाई 2030, ठीक है ना, बाई 2030 याद रखना है इस चीज़ का। एंड यूज नेशनल करेंसीज टू बाईपास वेस्टर्न सैंक्शन ड्यूरिंग 22nd एनुअल समिट। आपको पता होगा कि अभी तो मोदी जी गए थे रशिया, क्यों गए थे? बेसिकली इसलिए गए थे ताकि कि वहाँ पे जो भी आपका 22nd इंडिया और रशिया का बायलैटरल रिलेशंस था, एनुअल समिट होता है, ठीक है ना, हर साल एनुअल समिट होता है, तो 22nd एनुअल समिट था, उसी को उसी के मद्देनज़र रखते हुए दोनों देश के मतलब एक प्रमुख मिले थे, ठीक है ना, याद रखना इस चीज़ को। और आपको पता होगा कि रशिया बहुत सारा सैंक्शन लगाया गया था अभी, क्योंकि यूक्रेन से लड़ाई चल रहा था, कहीं ना कहीं रशिया ने यूक्रेन पे मतलब कुछ उसके एरियाज को अब अपने अंडर ले लिया है, ठीक है ना। तो ये सब प्रॉब्लम के कारण क्या होता है कि रशिया पे बहुत ज़्यादा वेस्टर्न कंट्रीज, अमेरिका और यूरोप जैसी कंट्रियों ने क्या किया था, उस पर सैंक्शन लगा दिया था। अब सैंक्शन से क्या हुआ कि उसका ट्रेड थोड़ा हैम्पर हुआ, तो इसी ट्रेड को थोड़ा और बूस्ट करने के लिए अभी इंडिया और रशिया मिलकर कोशिश ये कर रहे हैं कि $100 बिलियन तक ट्रेड को ले जाया जाए, कब तक? 2030 तक, ठीक है। आई थिंक कुछ इन्फॉर्मेशन आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, विच कंट्री हैज ऑफिशियली वेलकम्ड एज द 5th मेंबर ऑफ द कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, ठीक है। तो 5th मेंबर ऑफ कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव कौन सी कंट्री को अभी ऐड किया गया है एज अ 5th मेंबर, आपको ये बताना है, ठीक है। 2024 जुलाई में ही मीटिंग हुई थी कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का, तो आपको बताना है कौन सा मेंबर है जो 5th ऐड हुआ है इसमें, ठीक है, एज अ 5th मेंबर ऐड हुआ है कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में। आपके ऑप्शन है ए पाकिस्तान, बी नेपाल, सी बांग्लादेश या डी भूटान। देखो जो इसका सही आंसर हो जाएगा दैट विल बी सी बांग्लादेश, ठीक है, याद रखना है इस चीज़ को। बांग्लादेश को अभी कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में ऐड किया गया है। देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो द कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2020। थोड़ा हिस्टोरिकल भी जान लेते हैं कि आखिर कब बना था। 2020 टू एक्सपैंड स्कोप ऑफ, क्यों बना था कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव? ताकि ट्राईलैटरल मैरीटाइम कोऑपरेशन एक्सपैंड किया जा सके। ट्राईलैटरल मैरीटाइम कोऑपरेशन किसके किसके बीच? इंडिया, श्रीलंका और मालदीव्स, ठीक है। तो बेसिकली ट्राईलैटरल मिलिट्री ट्राईलैटरल मैरीटाइम कोऑपरेशन के लिए, मैरीटाइम आप समझ रहे हो समुद्र से रिलेटेड जो भी चीज़ें, मैरीटाइम का मतलब क्या होता है? समुद्र से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उनमें कोऑपरेशन के लिए इंडिया, श्रीलंका और मालदीव्स, पहले ये 3 थे। उसके बाद क्या होता है, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, ध्यान रखना इसका। 2020 में इंडिया, श्रीलंका और मालदीव्स थे। फिर मॉरिशस कब ज्वाइन करता है? 2022 में। मॉरिशस 2022 में ज्वाइन करता है एज अ 4th मेंबर। उसके बाद अभी रिसेंटली जो क्वेश्चन था आपका 2024 में किसको ज्वाइन कराते हैं हम लोग? बांग्लादेश को ज्वाइन कराते हैं कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में, ठीक है। जैसे तुम समझ रहे हो कि इंडियन ओशन के रीजन्स में सारे कंट्रीज हैं और मैरीटाइम जो भी समुद्र का रिलेटेड चीज़ है, तो उससे क्या हुआ कि ये सब कंट्री साथ में रहेंगे तो बेटर कॉपरेशन मिलेगा ना, है ना। तो इसी कारण से अभी बांग्लादेश को कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में ऐड किया गया है, ठीक है। अगर क्वेश्चन आए तो ज़रूर आप लोग, बांग्लादेश रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द GSAT-20 सैटेलाइट, ठीक है। तो GSAT-20 सैटेलाइट, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है आपको ये बताना है, ठीक है। आपके ऑप्शन है, क्या ये अर्थ ऑब्जर्वेशन करता है? बी, क्या ये कम्युनिकेशन से रिलेटेड है? सी, क्या ये वेदर मॉनिटरिंग से रिलेटेड है? या डी, क्या ये नेविगेशन से रिलेटेड है? आपको क्या लगता है? देखो जो सही आंसर हो जाएगा, मैं थोड़ा रिपीट कर दूं हिंदी में भी, क्या ये पृथ्वी अवलोकन से है? क्या ये सूचना के लिए है? क्या ये मौसम की निगरानी के लिए है या नौ संचालन के लिए? तो जो सही आंसर आपका हो जाएगा डेट इज बी, कम्युनिकेशन के लिए है, ठीक है ना। GSAT-20 सैटेलाइट जो है वो सूचना प्रसारण के लिए, ठीक है ना। इस चीज़ को ध्यान देख लेना, ध्यान रखना। देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। फॉर द फर्स्ट टाइम इसरो विल लॉन्च इट्स लेटेस्ट लार्ज सैटेलाइट। अभी हाल ही में अगर बात करें तो अपना लेटेस्ट में अगर हम लोग बात करेंगे तो लार्ज सैटेलाइट अभी रिसेंटली इसरो ने लॉन्च किया है, जिसका नाम क्या है? GSAT-20। अगर इसरो आप कुछ भी कन्फ्यूजन मैं बता दूं, ये इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि एक तरह से स्पेस संस्थान है भारत का, जिसका बेसिकली काम क्या होता है कि स्पेस पे जो भी लॉन्च होते हैं सैटेलाइट्स और स्पेस रिलेटेड एक्सप्लोरेशन पे ये काम करते हैं, ठीक है। तो इसने अभी आपका GSAT-20 एक सैटेलाइट भेजा, जिसका मेन काम क्या है? कम्युनिकेशन का, ठीक है। और जो किसके थ्रू भेजा गया था?
स्पेस एक्स का फैल्कन 9 रॉकेट है। एक्चुअली रॉकेट क्या होता है, देखो रॉकेट कोई भी सेटेलाइट को ले जाने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ता है, रॉकेट का। फॉर एग्जांपल क्या होगा, मान लो कि ये सेटेलाइट है, ठीक है, इसको हमको स्पेस में अगर भेजना है तो हम क्या करेंगे, एक रॉकेट लेकर के आएंगे, ठीक है ना। तो यही रॉकेट स्पेस एक्स का रॉकेट है जिसका नाम क्या है, फैल्कन 9। तो रॉकेट को लॉन्च व्हीकल भी बोल सकते हैं। लॉन्च व्हीकल का मतलब क्या हुआ, लॉन्च करने वाला व्हीकल, लॉन्च करने वाला गाड़ी, ठीक है। तो इस सैटेलाइट को हम लोग ये सेट कर दिए आपके लॉन्च व्हीकल में और ये लेके चला गया उसको स्पेस में, ठीक है। तो वही लॉन्च व्हीकल का बेसिकली काम होता है। और ये जो आपका कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, आपका कौन सा सैटेलाइट, GSAT-20 एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। इस बेसिकली कितने केजी का है, लगभग 4700 के, काफ़ी ज़्यादा हैवी है, ठीक है। 4700 केजी का सैटेलाइट है। ओके, मूव करते हैं आगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, ईस्टर्न इंडियाज फर्स्ट यूनिवर्सिटी फॉर डिसेबल्ड स्टूडेंट। डिसेबल्ड स्टूडेंट लोग के लिए ईस्टर्न इंडिया में फर्स्ट यूनिवर्सिटी अभी जो बना, टू बी स्टैब्लिश एट विच प्लेस, कौन से प्लेस में इसको बनाया गया, ये बताना आपको। ईस्टर्न इंडिया, ईस्टर्न इंडिया के लिए, पूर्वोत्तर भारत के लिए, ईस्टर्न इंडिया के लिए फर्स्ट यूनिवर्सिटी फॉर डिसेबल्ड स्टूडेंट, ठीक है, टू बी स्टैब्लिश एट विच प्लेस। रिपीट कर दूं मैं, तो विकलांग छात्रों के लिए पूर्वी भारत का पहला विश्वविद्यालय किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा, पूर्वी भारत के लिए, ठीक है। ईस्टर्न इंडिया के लिए कहाँ पे पहला डिसेबल्ड स्टूडेंट्स के लिए यूनिवर्सिटी बन रहा है। आपके ऑप्शन है, क्या ये ए पुणे में है, क्या ये बी न्यू दिल्ली है, क्या ये सी रांची है, या फिर डी लखनऊ है। देखो जो सही आंसर आपका हो जाएगा डेट विल बी सी रांची, ठीक है। इस चीज़ का याद रखना, रांची में आपका ईस्टर्न इंडिया का पहला डिसेबल्ड स्टूडेंट्स लोग के लिए यूनिवर्सिटी बनाया जा रहा है। ओके, पढ़ लेते हैं इस न्यूज़ को हम लोग। द झारखंड गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू एस्टैब्लिश ईस्टर्न इंडियाज फर्स्ट यूनिवर्सिटी डेडिकेटेड टू फिजिकली चैलेंज स्टूडेंट्स इन रांची, ठीक है। फिजिकली चैलेंज स्टूडेंट्स के लिए रांची में आपका यूनिवर्सिटी बनाया जा रहा है। द प्रोपोज्ड यूनिवर्सिटी विल ऑफर एजुकेशन अकॉर्डिंग टू नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटी। तो जिस तरह का जो भी डिसेबल्ड स्टूडेंट्स होंगे, जो भी स्पेशली एबल्ड स्टूडेंट्स हैं, उनका जैसा नीड होगा उसके अकॉर्डिंगली यूनिवर्सिटी को डेवलप किया जा रहा है, ठीक है। कहाँ पे किया जा रहा है, रांची में। और ये पहला इंडिया का डिसेबल्ड, मतलब ईस्टर्न इंडिया का डिसेबल्ड यूनिवर्सिटी बनेगा, ठीक है, रांची में। मैं बार बार रिपीट करता हूँ ताकि आपको चीज़ें याद हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज विल द वुमेन एशिया कप 2024 वुमेन एशिया कप 2024 बी ऑर्गेनाइज्ड। तो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश में महिला एशिया कप 2024 का आयोजन किया जाएगा। आपका ऑप्शन है, क्या ये इंडिया है, बी बांग्लादेश, सी श्रीलंका, या डी यूएई। तो काइंडली आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, क्योंकि इस टॉपिक को पिछले आपके लेक्चर में कवर किया जा चुका है। इस आपको आइडिया नहीं है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ पुराने वीडियोस को भी देखें। अगर हाल ही की वीडियो देखेंगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा, नेक्स्ट क्लास का वीडियो, ठीक है। और आंसर अगर आपको पता है तो काइंडली कमेंट बॉक्स में कमेंट, ठीक है। थैंक यू सो मच। तो आज के लिए इतना शॉर्ट एंड क्रिप्स था। हमारा कोशिश यही रहता है कि हम लोग कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको दे पाएँ, ठीक है। अगर आप कंटिन्यू मेंटेन रहिएगा हमारे चैनल से और करंट अफेयर्स के इस सेशन से, तो आपको एट द एंड ऑफ द वीक और एट द एंड ऑफ द मंथ काफ़ी ज़्यादा कंटेंट आपके पास हो जाएंगे, जो कि आपको हेल्प करेगा आपके 17th BPSC के लिए। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें इसको और डेस्टिनेशन आइज चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम और इन्फॉर्मेशन आपके लिए इस तरह से लाते रहें। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में हम लोग, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ डू टेक केयर।